नमस्ते दर्शकों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ आपके वर्तमान से जुड़ा है बल्कि आपके भविष्य की नींव भी है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो पिछले कई सालों से जबरदस्त हाइक ले रहा है। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब क्या है ये भी जान लीजिए। भारत में नए व्यापार और नवाचार का पूरा तंत्र। इसमें नए व्यापारी, निवेशक, सरकारी नीतियां जैसे कि स्टार्टअप इंडिया और इनक्यूबेटर व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने वाले शामिल हैं। कभी भारत को जॉब सीकर देश कहा जाता था, लेकिन बदलती तस्वीर, बदलता माहौल, अब भारत सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं रह गया बल्कि नौकरियां पैदा करने वाला देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम में शामिल है। लाखों युवाओं के सपनों को पंख मिल रहे हैं, मिले भी हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में उठते हैं, आते हैं। आखिरकार स्टार्टअप के मायने क्या है, क्या इसका भविष्य है, क्या इसका वर्तमान है, आगे क्या होगा, बहुत कुछ आता है दिमाग में जिनके जवाब जानने जरूरी हैं। और उससे भी जरूरी है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझना, स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत आने वाली ट्विस्ट एंड टर्न को जानना बारीकी से। किसी भी व्यापार की शुरुआत के लिए फंडिंग बहुत मायने रखती है, यानी कि पैसा आएगा तभी तो शुरुआत होगी। वर्तमान समय में फंडिंग का दौर पहले जितना आसान नहीं रहा है, निवेशकों का नजरिया भी बदला है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने संभावनाओं का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया है। आज हर दिन कोई ना कोई नया स्टार्टअप जन्म ले रहा है। ऐसे में सवाल ये जरूरी नहीं कि हर नया आइडिया सफल भी हो। भारत सरकार भी स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई स्टार्टअप्स के हब बन चुके हैं। टियर 2 और टियर 3 शहरों में इसका तेजी से विस्तार भी हो रहा है। लेकिन यहां पर एक सवाल भी है, क्या केवल बड़े शहरों तक ही स्टार्टअप सीमित है या फिर छोटे शहरों और गांवों से भी अगली बड़ी कंपनी निकल सकती है या फिर निकली भी है? क्या सरकार की नीतियां वास्तव में सिर्फ छोटे उद्यमियों तक ही पहुंच रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या हर युवा को नौकरी के पीछे भागने की बजाय उद्यमिता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए? एआई के इस दौर में आने वाले सालों में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम किस दिशा में जाएगा, इस पर भी गहराई से बात करनी उतनी ही जरूरी है। इन्हीं सभी सवालों पर आज होगी एक खास और व्यापक चर्चा। जानेंगे कृषि हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, स्वच्छ ऊर्जा हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगला यूनिकॉर्न किस सेक्टर से निकलेगा और क्या स्टार्टअप केवल कारोबार का नाम है या फिर भारत की नई अर्थव्यवस्था और नए भारत की नई पहचान है? तो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का भविष्य क्या है, इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिथुन मालवीय जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ईना छाबड़े जुड़ गई हैं, आप करियर काउंसलर हैं। और त्रिभुवन सिंह, आप पूर्व बैंकर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और विद हुज स्माइल लेट्स स्टार्ट दिस बिग डिस्कशन अबाउट स्टार्टअप। सबसे पहले ईना छाबड़िया जी, मेरा आपसे यह सवाल रहेगा कि आप दर्शकों को समझाएं, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, इसके असल मायने क्या हैं? क्या सिर्फ इतना समझा जाए, चलिए हमें तो कोई बिजनेस शुरू करना है, आइए शुरू कर देते हैं, लेकिन कैसे, क्या करना होता है? जैसे इसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं तो आप जैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए और रेक्टेंगल को बीच भाग से आप अगर बांटेंगे तो आप ऊपर उसमें वर्क रख सकते हैं और नीचे रिजल्ट रख सकते हैं। एग्जैक्टली इसको हम 3 भागों में बांटेंगे तो आपको समझ आएगा कि पहला भाग जो है वो बात करता है वर्क के बारे में ज्यादा और रिजल्ट के बारे में कम। स्टार्टअप का भी जो शुरुआत होता है वो बिल्कुल वैसे ही होता है, जिसमें वो ज्यादा काम मांगता है और कम रिजल्ट मांगता है। और दूसरा भाग जो होता है जहां आपको ऑलमोस्ट एक ब्रेक इवन पॉइंट दिखने लगता है, जहां आपका रिजल्ट भी इक्वली आता है और आपको काम भी उतना ही करना पड़ता है। सेम यही चीज लास्ट में हो जाती है, जहां रिजल्ट ज्यादा मिलने लगता है और काम कम होने लगता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप एक ऐसी जर्नी है जो थोड़ा समय लेगी आपका, बट अगर ये सक्सेसफुल होती है, जिसके बहुत चांसेस हैं क्योंकि सरकार इतना आपको फंडिंग प्रोवाइड करती है, आसपास के जो गाइडेंस है आपको इतना ज्यादा मिला हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको, अगर आप नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है जब आप थोड़ी बहुत जो आपकी बेसिक नौकरी है वो आप समझिए और उसके बाद आप एक स्टार्टअप पे आइए। स्टार्टअप की इतनी ज्यादा जरूरत है इंडिया में और हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो सकते हैं इतनी सारी चीजों के। 17 तो मध्य प्रदेश में ही जीआई टैग्स हैं। मतलब आप ये सोचिए, अगर हम ये 17 प्रोडक्ट्स ही मध्य प्रदेश से बेचना शुरू करें तो हम कितने आगे जा सकते हैं। और बिल्कुल दर्शकों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि ईना छाबड़िया जी, मध्य प्रदेश में जनवरी में बाकायदा स्टार्टअप को लेकर एक खास कार्यक्रम सरकारी स्तर पर भी हुआ था, जहां पर कई नए उद्यमी जुड़े थे और एक मंच दिया गया था कि आइए समझिए आगे क्या करना है। मिथुन मालवीय जी,
अब मेरा आपसे सवाल यह है कि स्टार्टअप शुरू करने की बात तो हुई, लेकिन इसकी प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ पर जाना है, क्या रास्ता चुनना है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट से लोग बात कर लेते हैं, सलाह ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली माइंडसेट क्या होना चाहिए कि वाकई में मुझे स्टार्टअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पहले तो दिल से बात करनी पड़ेगी ना कि हम कितने काबिल हैं स्टार्टअप करने के लिए, शुरू करने के लिए। सर, निश्चित ही इसमें सबसे पहली शुरुआत है कि समस्या को आइडेंटिफाई करना कि हम किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर आपको डिमांड नहीं मिलेगी। स्टार्टअप 90% स्टार्टअप फेल होते हैं 5 सालों में, तो जो 10% सक्सेस होते हैं वो वही होते हैं जो जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं एट मास लेवल। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, डिमांड क्रिएट कर सकता है, तो सबसे पहला तो सर यही इसका एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट है कि आप उस आइडिया को पहले समझें कि जेन्युइनली वो आइडिया उसका कोई फ्यूचर है या नहीं है। जस्ट बिकॉज कि हमको फंडिंग मिल जाए, जस्ट बिकॉज कि हमारी एक यूनिट बन के आ जाए, जस्ट बिकॉज कि 4-5 साल हमारा जो है काम को चल जाए, ये सोच के अगर बनाएंगे तो उसका लॉन्ग टर्म भविष्य नहीं है। तो पहला तो जो भी इस बारे में सोच रहा है उसको ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसका जो एक सही तरीका है, सही तौर तरीका है कि भाई हम इसको प्रॉपरली रजिस्टर करें, प्रॉपरली इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से अपने आप को इंक्यूबेट कराएं, जो इसके जेन्युइन रजिस्ट्रेशंस हैं वो रजिस्ट्रेशंस पे जाएं और फिर हम फंडिंग के लिए जाएं, ये सोचकर कि हम जेन्युइन उसमें बिजनेस करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, फंडिंग लेने के बाद वो बैठ जाते हैं, वो काम ठीक है उनको थोड़ा बहुत फंड मिल जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म उसको वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, या जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरुआत की थी वो पूरा नहीं करते हैं। तो बहुत ही जल्दी जबकि वो 2-3 सालों में यूनिकॉर्न बन सकते हैं, बन भी रहे हैं इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप, लेकिन बहुत जल्दी उनका फेलियर आ जाता है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उसको ठीक से प्लान नहीं किया था। उन्होंने उस आइडिया को कभी इस तरह से समझा ही नहीं था कि ये लॉन्ग टर्म इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो मैं बोलूंगा कि जिनको भी इसमें जाना है, रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए उनके अंदर, इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए, नेटवर्किंग करना वो जानते हों, एटलीस्ट वो प्रिपेयर हों मेहनत करने के लिए। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि भाई शुरुआत में उसमें अच्छी खासी मेहनत लगेगी, तो आपको दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, प्रेजेंटेशन भी देने पड़ेंगे, बहुत सारा कुछ उसमें करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये है कि आपकी प्रॉब्लम, आपको एक प्रॉब्लम देखनी है, उसका सॉल्यूशन, ठोस सॉल्यूशन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म। ये नहीं है 3-4 दिन वाला सॉल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। एक और मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, आप एआई एक्सपर्ट है ड्यू से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ आपका भी। डॉक्टर गीतिका, आज उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति 2026 की चर्चा बहुत हो रही है। अब जब एआई का भी जिक्र हो रहा है तो ये एआई किस तरह का इंपैक्ट स्टार्टअप पे डालने वाला है, लोगों की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर भी और रिस्क लेने के फैक्टर पर भी? देखिए, एआई स्टार्टअप जो है वो बिगेस्ट ग्रोथ इंजन है आज की डेट में, और स्पेशली जनरेटिव एआई आने के बाद अब आपको फंडिंग की जरूरत तो हमें हमेशा है, बट स्मार्ट टीम्स हम क्रिएट कर सकते हैं, स्मॉलर टीम्स विल हेल्प, तो फंडिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। बिकॉज जेएआई टूल्स के यूजेज से हम बड़ी फास्टर और बड़ी क्विकली कोड जनरेट कर सकते हैं, वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत सारा काम जिसके लिए हमें एक बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता होती थी, और फिर उस बड़ी टीम को मैनेज करने के लिए अलग से हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती थी, तो वो काम अब बहुत ही कम हो गया है। तो बहुत कम रिसोर्सेज में और बहुत कम से कम फंडिंग में हम एक अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो एआई पावर्ड एजुकेशन, एआई पावर्ड कोई भी स्टार्टअप है हमारा, तो वो बहुत ही आसान तरीके से अब हमारा रास्ता एआई ने बहुत आसान कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने अगले मेहमान से, त्रिभुवन सिंह जी, जो कि पूर्व बैंकर हैं। त्रिभुवन सिंह जी, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में स्टार्टअप की बात जब होती है तो यहाँ पर एक बात और निकल कर आई थी, एक एंगल, कि 90% स्टार्टअप तो फेल भी हुए हैं, 10% को सक्सेस मिली है। अब अगला यूनिकॉर्न कौन? अब उम्मीद, सपने तो सबके होते हैं कि मैं अगला यूनिकॉर्न, मैं बहुत कुछ कर बैठूंगा। जब स्टार्टअप करते हैं ना तो माइंड में सक्सेस, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो कौन कौन से प्रैक्टिकल ग्राउंड है जहां पर हमें चेकअप करना होगा? प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तो बात हो गई, लेकिन फंडिंग प्लस उसके बाद जमीन पर काम करना, इसमें आप क्या सोचते हैं कि किस रास्ते को सिलेक्ट करना सबसे बेस्ट होगा? क्योंकि सरकारी तंत्र भी आपकी मदद करता है, कई आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कितनी जानकारी होना और इंप्लीमेंटेशन, ये मेरा आपसे सवाल है।
जहाँ तक स्टार्टअप के लिए बैंक का सहयोग और उसका योगदान है, वो शुरू से बैंक के माध्यम से उद्यमियों को, व्यवसायियों को दिया जाता रहा है। लेकिन यहाँ किसी भी योजना के लिए, जैसा कि उस योजना के से संबंधित जो भी आने वाली संभावनाएं, जो जैसे जो विसंगतियां हैं, जो रिस्क है, रिस्क मैनेजमेंट को कवर करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट हम कवर नहीं कर पाते हैं। फाइनेंशियल जो एनालिसिस है वो ठीक से नहीं कर पाते। त्रिभुवन जी, क्यों ना काम करें, एनालिसिस नहीं कर पाते। चलिए काम करते हैं। सपोज मुझे स्टार्टअप करना है, मैं आपके पास क्या क्या मुझे डॉक्यूमेंट्स लेकर आने पड़ेंगे बैंक के पास, मुझे फंडिंग मिल जाए, मुझे क्या क्या आपके पास जो है जानकारी पहुंचानी होगी कि बैंक मुझ पर ट्रस्ट करे कि वॉट एवर आई एम डूइंग इट विल गोइंग टू द बेस्ट इन द फ्यूचर, बहुत अच्छा होगा भविष्य में। वैसे अगर बैंक तब जैसा कहना चाहिए कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो भारत सरकार की ट्रस्ट है, जो सीजीटी, एमएससी और सीजीएफएमयू के लिए गारंटी देती है 10 लाख तक, और 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक। तो जो सबसे बड़ी समस्या बैंक में ये होती है कि सिक्योर्ड लोन होना चाहिए। बैंक का ये सोचना होता है कि हम जो लोन दे रहे हैं उसकी सिक्योरिटी क्या है। तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी लेते हैं, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी लेते हैं, और मॉर्गेज की बात करते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में जो उद्यमी है या जो व्यवसायी है, वो जो बैंक में आकर के वो इन सब फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं कर पाता है। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम ये बना दी है, जिसमें सरकार खुद ही, यानी ट्रस्ट, ये जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, ये खुद ही उसकी गारंटी लेती है कि यदि जो बारोवर है अगर वो पैसा जमा नहीं कर पाता किसी कारणवश, फेलियर हो जाने के कारण से, तो 75% तक रिकवरी क्रेडिट गारंटी फंड के द्वारा पूरी हो जाती है। तो बैंक को फिर उसको फाइनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत बड़ा स्टार्टअप के लिए प्लस पॉइंट है ये। ठीक है, इना छाबड़िया के साथ में जैसे, हाँ प्लीज कंप्लीट कीजिए बात अपनी, आप कीजिए। नहीं, इसीलिए ये बस ये बताना चाह रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें भी गारंटी और कोई भी थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लगती है। स्टार्टअप योजना है, नहीं, इस पर मैं बात करता हूं जरा, इस पर और विस्तार से बात करने की जरूरत है ताकि दर्शकों को क्लियर हो जाए। सरकारी योजनाएं, सरकारी तंत्र के तहत आपके पास की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फंडिंग। इना छाबड़िया जी, अब सरकारी जो वेबसाइट है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, कई फैक्टर्स होते हैं। वो उस एलिजिबिलिटी के तहत एक स्टार्टअप की सोच को किस तरह से डेवलप किया जाता है, एक स्टार्टअप उस इंसान को जिसे स्टार्टअप शुरू करना है उसे कैसे हेल्प मिल पाती है सरकारी तंत्र से? तो एज अ करियर काउंसलर मैं हमेशा बच्चों को ये सलाह देती हूँ कि आप कुछ साल जो है जॉब करिए, ताकि उन्हें एग्जैक्टली थोड़ा बहुत आइडिया लगे कि मार्केट का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरीके से काम होता है। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जब बच्चा पास आउट होता है और उसकी नौकरी लगती है तो उसे एग्जैक्टली कुछ भी आइडिया नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप 1 आध 2 साल, 3 साल, 5 साल, कम से कम आप बेयर मिनिमम इस समय पे जॉब करिए। और अगर आप इस समय पे जॉब कर रहे हैं तो आप पैसों के लिए ये सोच के जॉब नहीं करिए कि आप पैसों के लिए जॉब करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, ज्यादा से ज्यादा काम सीखने के लिए जॉब करिए। जैसे ही आप 5-1 साल आप मार्केट को सही तरीके से परख लेंगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी चीज ऐसी है और क्या चीज ऐसी है जो बिक सकती है। जैसे अभी मिथुन जी ने हमको बताया था कि कैसे हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बहुत सारा एक्सपोर्ट है जो इंडिया से हो सकता है, अभी भी हम जो है एक्सपोर्ट डेफिसिट में चलते हैं। तो आपको ये एग्जैक्टली रिसर्च करना है कि क्या प्रोडक्ट ऐसा है जो आप लोगों का प्रॉब्लम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 5-1 साल ठीक ठाक आप एक नौकरी करिए, मार्केट सिनेरियो समझिए, उसके साथ साथ रिसर्च करिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके एरिया में आप बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, कम से कम बजट में अच्छा चीज बना सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके सरकारों से बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलता है। स्टार्टअप मध्य प्रदेश करके, स्टार्टअप इनिशिएटिव करके भोपाल में आपको बहुत सारा इस तरह की हेल्प मिलती है, जहां आप जाकर बता सकते हैं। तो आपको गाइडेंस देंगे धीरे धीरे करके कि आपको कहां कौन सा लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, क्या गाइडेंस आपको आगे की जरूरत पड़ सकती है, और उसके बाद आप इस चीज को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। ठीक है मिथुन मालवीय जी, हम लास्ट टाइम जब आप चर्चा कर रहे थे आप और हम, तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात कर रहे थे।
अब देखिए स्थानीय स्तर पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हम ढूंढने के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ओरिजिनलिटी कितना ज़रूरी है। कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि विदेशी मॉडल से नकल की खबर आती है और नकल में कई बार बात गड़बड़ हो जाती है या फिर कह लीजिए इंजन पटरी से उतर जाता है। 90% आपने बात भी की थी, स्टार्टअप फेल भी हुए हैं। सर देखिए, इसमें क्या है कि स्टार्टअप का पहले तो हम लोग सही अर्थ समझ लें। हर बार एक नई यूनिट बनाना स्टार्टअप नहीं है। असल बात यह है कि नया आइडिया होना, कि कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा आइडिया जो अभी तक नहीं हुआ, जिससे ओवरऑल पब्लिक एट लार्ज को बीट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के रूप में फायदा हो, या किसी डिमांड, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की डिमांड है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, वो आइडिया नया होना चाहिए। और ये आइडिया आपके कहने से नहीं होगा, आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है इंक्यूबेशन सेंटर्स में। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं IIT IIM के द्वारा, आपको उनके सामने प्रेजेंटेशन देना होता है और वो अप्रूव करते हैं कि जेन्युइनली वो आइडिया नया है या नहीं है। कॉपी करके जाएंगे तो आपको कोई फंडिंग नहीं मिलेगी, किसी प्रकार के कोई एडवांटेज नहीं मिलेंगे। अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू जा रहे हैं और उन्होंने उस आइडिया को अप्रूव किया है, तो फिर जेन्युइनली मैं कहूंगा कि एक आपके पास सर्टिफिकेट होगा, DPIIT बोलते हैं जिसको, उसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स के सर्टिफिकेशन होते हैं, वो अगर आपके पास हैं और आपने अपना एक जो प्रॉपर उसका प्रोटोकॉल है कंपनी बनाना और सारे कंप्लाइंसेस पूरे करना, तो मैं मानता हूं कि फिर आप एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ या जो सरकारी तंत्र के थ्रू जो नीतियां हैं जहां से फंडिंग मिलती है, या जैसे अभी सर ने बताया कि भाई गारंटी स्कीम्स के थ्रू बैंक से फंडिंग मिलती है और 2025 में लगभग 18 कंपनीज के IPO भी आए, सक्सेसफुल हुए, ग्रो, लेंसकार्ट जैसी कंपनीज के IPO भी आए। तो बहुत सारे फिर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब्जेक्ट टू यूर कमिंग विद द राइट रूट एंड विद द करेक्ट आइडिया। ठीक है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, अब आने वाले टाइम में AI का रोल क्या रहने वाला है? हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्लस इंप्लीमेंटेशन, क्या AI को एज ए सब्जेक्ट एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके एटलीस्ट बेसिक के बारे में समझे आज की डेट में? आजकल कई कोर्सेज भी चल रहे हैं शॉर्ट टर्म आप कह लीजिए कि प्रेजेंटेशंस भी होती हैं जिसमें आप AI के बेसिक सब्जेक्ट को समझ सकें, अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, AI is not going to replace entrepreneurs, but it is definitely going to replace entrepreneurs who are not using AI. कहने का मतलब जो entrepreneurs AI को नहीं समझते हैं या AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो ज़रूर पीछे रहने वाले हैं उन entrepreneurs से जो AI powered अपना काम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जनरेटिव AI टूल्स की सहायता से हम बहुत ही फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। वन इज फास्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेकंड वी कैन स्टे अहेड बाकी सब एंटरप्रेन्योर्स से जो भी चल रहा है। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर बहुत इजीली कर सकते हैं AI की सहायता से। सो AI पावर्ड बिजनेस कोई भी किसी भी फील्ड में हम करना चाहते हैं, हम एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ केयर की फील्ड में या फिर एग्रीकल्चर की फील्ड में, किसी भी फील्ड में AI हमें एक एज ज़रूर देता है। सो इससे एक और बेनिफिट है कि जैसे अभी बताया था मैंने कि हमारी स्मॉलर टीम्स हम क्रिएट कर सकते हैं, कॉस्ट बहुत हद तक रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि AI की सहायता से वही काम जो 4 लोग मे बी 40 दिन में कर रहे थे, अब वही काम एक इंसान बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में कर सकता है। सो AI हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे we are today working with companies and we are solving real life problems. और जितनी possibilities को हम अब अच्छे से explore कर सकते हैं, पहले वो करना बहुत मुश्किल था कि सलाह भी, अब तो हम देखते हैं, हम सब कुछ भी काम करते हैं, हम जेमिनी या ChatGPT से प्रॉपर वेरीफाई करते हैं और सॉल्यूशंस लेते हैं। तो इसी तरह हमारे बहुत सारे AI असिस्टेंट्स हैं जो हमको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं, जिससे नुकसान होने का या कुछ AI असिस्टेंस की एफिशिएंसी पर हम कितना भरोसा करें? जैसे कि हम हर बार बोलते हैं कि 100% हम AI पे रिलाई नहीं कर सकते। AI ने, मान लीजिए मैंने AI से एक सवाल किया, उसने मुझे 10 पॉसिबल ऑप्शंस दिखाए। अब यहाँ पे मेरी ह्यूमन इंटेलिजेंस है कि मैं उन 10 पॉसिबल ऑप्शंस में से एक्सप्लोर करके कौन सा बेस्ट ऑप्शन में चुनती हूँ। ठीक है। तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि AI ने कोई मुझे एक ऐसा
ऑप्शन दिया जो कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं सोच पा रही थी, बट एआई ने कोई एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत किया। और ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 ऐसे विकल्प जो एकदम एआई ने मिनटों में आपके सामने रख दिए, आप उन सबको मिला के एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन मिनटों में आप निकाल सकते हैं, जिसको करने में हमें पहले शायद बहुत वक्त लगता था। तो एआई इस तरह से एक फास्टर सोल्यूशन आपको दे रहा है, और फास्टर सोल्यूशन और क्विकर सॉल्यूशंस और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। चलिए हमारे साथ एक और नई गेस्ट जुड़ गई है, विनीता राज जी। आप उद्यमी हैं। विनीता राज जी, आपसे अच्छा कौन बता सकता है कि जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पहले तो वो इन रूट्स में अपने आसपास क्या वो फील करें, क्योंकि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन देना है, प्रेजेंटेशन एक लंबी यात्रा है, लेकिन स्टार्टिंग जो स्टेप है स्टार्टअप के लिए वो क्या होना चाहिए? किसी स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टिंग स्टेप है आपका एक बहुत सॉलिड आइडिया जो कि किसी बहुत सॉलिड गैप को आइडेंटिफाई करता हो और मासेस से डील करता हो। मैं आपको बताती हूँ, हमारे एक फेलो वक्ता यहाँ अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आप अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मासेस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो स्टार्टअप शुरू होकर फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम जो नॉर्मली जब कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो वो अपने किसी भी छोटे आइडिया या नॉन वायबल आइडिया को लेकर भी बहुत एक्साइटमेंट में आके उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बहुत डीप रूटेड रिसर्च होनी जरूरी है और उसकी वायबिलिटी का एनालिसिस। सो वंस यू आर श्योर ऑफ इट कि मेरे पास ये आइडिया अच्छा है, मैंने इस पे अच्छी रिसर्च की है और ये काम करेगा, सबसे पहले इस आइडिया को होना बहुत जरूरी है। आपका उस आइडिया में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और पर उससे आगे आज जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम हमारे देश में इतना अच्छा जो डेवलप हो गया है, आगे की राह आसान है। सो द फर्स्ट थिंग एज यू आस्क्ड, जो सबसे पहली चीज होनी चाहिए किसी स्टार्टअप के लिए, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेल रिसर्च्ड आइडिया। विनीता जी, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम एक अच्छा सॉल्यूशन जी, अगर ये इकोसिस्टम बहुत पॉजिटिव इस वक्त दिखाई दे रहा है, तो एक आंकड़ा सामने आया था इसी चर्चा के दौरान कि 90% स्टार्टअप पास्ट में फेल भी हुए हैं। अब उन्होंने भी रिसर्च की होगी, डेफिनेटली उन्होंने भी प्रॉब्लम्स जो सामने लेकर आए हैं उसको सॉल्यूशन भी उन्होंने फाइंड आउट किया। अपने स्टार्टअप को उन्होंने इन लार्ज स्केल पर फ्रेंचाइजी तक भी लेकर आए हैं। आपको पता होगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फ्रेंचाइजी तक भी लेकर आए हैं, लेकिन फिर क्रैश। जी देखिए, मैं एक चीज जो मैंने पिछले 10-12 सालों में आपने देखा होगा, भारत में स्टार्टअप को लेकर बड़ा पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। आज स्टार्टअप आज से 10-12-15 साल पहले लोग ये वर्ड भी यूज नहीं करते थे, लेकिन आज ये वर्ड बहुत जल्दी यूज हो रहा है। यहाँ जल्दी से कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने इस चीज को लेकर, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जरूरत बहुत है इस चीज की। भारत में स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को खड़ा करने की बहुत जरूरत है, लेकिन हमने इसके लिए जल्दी की है, जल्दबाजी की है। आपने कहा कि उन्होंने भी रिसर्च की होगी। रिसर्च उन्होंने की हो ये जरूरी नहीं है। आप और हम एक खड़े हुए मॉडल और उसके बढ़ने और डिमोलिश होने की स्टोरी देख चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसके पीछे रिसर्च की है नहीं की है, हमने 1-to-1 उनसे बात नहीं की है। अगर चलिए उन्होंने रिसर्च की भी होगी, लेकिन एक ऊंची कूद की जल्दबाजी कि चलिए अब मैं ये कर लूं, अब इसके बाद मैं ये बढ़ा लूं, ये बढ़ा के मैं ये कर लूं। और हमें एक और चीज समझनी होगी, आपने फ्रेंचाइजी जैसा एक बहुत अच्छा वर्ड यहाँ यूज किया। देखिए, अगर मैंने कुछ बिजनेस शुरू किया है, वो मेरा मॉडल है, वो मेरी सोच पर आधारित है, और अगर मैंने उसके लिए रिसर्च भी की है तो मैंने रिसर्च किया, मुझे पता है। लेकिन आगे मेरे उस मॉडल को, फ्रेंचाइजी मॉडल में मेरी सोच को जितने लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब उससे तारतम्यता रखते हो और वेल सिंक्ड होकर उस प्रोजेक्ट पे काम करें, ये जरूरी नहीं है। तो रिसर्च के साथ थोड़ा पेस भी जो है हमें उसका मेंटेन करके चलना चाहिए। जल्दबाजी मुझे लगता है कई अच्छे प्रोजेक्ट्स को शायद ले डूबी, जो कि दुखद है। नहीं तो उन स्टार्टअप्स में पोटेंशियल सचमुच बहुत अच्छा था, और वो टेक बेस्ड स्टार्टअप्स थे जिसमें टेक्नोलॉजी, आज मैम अभी बता रहे थे एआई का इतना यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का इतना यूज हो रहा है, तो वो बहुत स्केलेबल हो सकते थे। लेकिन शायद जल्दबाजी। ठीक है, हमारे इस पैनल में जो सबसे सीनियर हैं त्रिभुवन सिंह जी, जो पूर्व बैंकर भी हैं। त्रिभुवन जी, जस्ट इन 30 सेकेंड्स आपका सजेशन, क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना, अभी तो स्टार्टअप में सब कुछ करने का ही जो इरादा है, मैं समझता हूं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में और सेमी अर्बन क्षेत्रों में स्टार्टअप को उस स्तर तक नहीं ला पाए हैं, इसलिए यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है।
और इस स्टार्टअप में जैसे बड़े बड़े जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनके आ जाने से जो छोटे व्यवसायी हैं और छोटे उद्यमी हैं वो प्रभावित होते हैं और वो इस प्रतिस्पर्धा में फिट नहीं हो पाते हैं। तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रूरल एरिया है और सेमी अर्बन एरिया है, यहाँ पर हम लोग को चाहिए कि वहाँ एक ठीक है, टाइम थोड़ा कम है, मैं जरा 20 सेकंड्स में अपने गेस्ट से जरा एक कमेंट ले लेता हूं। इना छाबड़िया जी, फाइनल कमेंट्स। जी सर, मुझे ऐसा लगता है स्टार्टअप इज़ अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया, और जो लोग कुछ समय की थोड़ी बहुत जॉब और अच्छी रिसर्च के बाद काम करना चाहते हैं तो उन्हें डेफिनेटली एक स्टार्टअप में जाना चाहिए। आप सिर्फ खुद को नहीं, आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है स्टार्टअप इज़ अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया एंड इट्स अ गो एंड अ विन विन सिचुएशन व्हेन वेल रिसर्च्ड। डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, फाइनल कमेंट्स। Responsible AI will build successful and sustainable and trusted startups, not just AI. Responsible and ethical AI is the key. ठीक है, स्टार्टअप एक शुरुआत है, लेकिन शुरुआत के लिए अच्छी समझ, अच्छा रास्ता, अच्छी दिशा और अच्छी संगत, अच्छी बुद्धि, ये सब बहुत जरूरी है। सब अगर एक साथ समन्वय बैठाएंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर होंगे। इन उम्मीदों के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो खास मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े।